नमस्ते। आज हम जिस सामग्री पर बात करने वाली हैं वो एक तरह से व्यक्तिगत शक्ति और प्रेरणा पर एक मजबूत ऐलान जैसा है। इसकी शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सीधा दिल पर लगता है कि जब हमें शेर का साहसी दिल दिया गया है तो हम चूहों की तरह डर डर के क्यों जीते हैं। ये बात हमें सोचने पे लगा देती है ना, कि हम अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में और मतलब समाज की भूल भुलैया में कैसे खो जाते हैं। बिल्कुल। और इस सामग्री का जो मूल विचार है ना, वो ये है कि हम सब के अंदर असीमित आज़ादी, शक्ति, ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। हाँ, एग्जैक्टली। होता ये है कि हम मतलब सुरक्षित महसूस करने के चक्कर में या दूसरों से तारीफ पाने की चाह में खुद ही के गुलाम बन जाते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि ये स्रोत हमें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को फिर से पाने और एक बेहतर, ऊंचे स्तर का जीवन जीने का क्या रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि अपने जीवन को एक एक औसत दर्जे की कहानी से निकालकर एक शानदार दास्तां में कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी विचार से। लेखक का मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी और सबसे गहरी इच्छा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खोजना और उसे महसूस करना है। अच्छा, जब हम स्वतंत्रता शब्द सुनते हैं तो अक्सर लोग राजनीतिक आज़ादी या देश की आज़ादी के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और लगता है। ये उससे कितना अलग है? हाँ, ये उससे बहुत गहरा है। यहाँ बात सिर्फ बाहरी बंधनों से आज़ादी की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है दो तरह के दबाव से मुक्ति की। दो तरह के? जी। पहला है सामाजिक दबाव, मतलब दूसरों की उम्मीदें, उनके फैसले। और दूसरा, जो शायद उससे भी बड़ा है, वो है आत्म दबाव। आत्म दबाव? यानी हमारा अपना डर, हमारी अपनी शंकाएं। बिल्कुल। ये आज़ादी इस बारे में है कि हम बिना किसी बाहरी या अंदरूनी रोक टोक के जो हम असल में हैं उसे जी सकें और अपने सपनों के पीछे जा सकें। ये बात वाकई में सोचने वाली है कि आज़ादी सिर्फ दर्द या मुश्किलों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ने, खुद को बेहतर बनाने की एक गहरी इच्छा से जुड़ी है। स्रोत में गांधी, मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों का जिक्र है जो जेल की सलाखों के पीछे होते हुए भी आज़ाद थे। ये सोचना ही कितना मतलब कमाल है कि कोई शारीरिक रूप से कैद होकर भी मन से आज़ाद हो सकता है, पर यह करना कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। और यही यही तो इस विचार का सार है। उनकी शारीरिक परिस्थितियां सीमित थीं, लेकिन उनके मन और उनकी आत्मा को कोई कैद नहीं कर सका था। हाँ, सच्ची स्वतंत्रता असल में एक मानसिक और एक आध्यात्मिक अवस्था है। ये सिर्फ बंधनों से मुक्ति नहीं है, ये आपकी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने चुने हुए मिशन, अपने मकसद के लिए जीने का एक संकल्प है। मतलब उनका शरीर कैद में था, पर उनका मकसद बहुत बड़ा और आजाद था। ठीक है। तो अगर ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी स्वाभाविक और ज़रूरी है, तो फिर हम सब इसे हासिल क्यों नहीं कर पाते? ऐसी क्या चीज़ें जो हमारे रास्ते में आ जाती है? लेखक के अनुसार रास्ते में दो बड़ी बाधाएं हैं। पहली है सामाजिक दबाव, जिसे जिसे सोशल ऑपरेशन कहा गया है। ये तब होता है जब दूसरे लोग अपनी उम्मीदों, अपने फैसलों या अपनी ताकत का बोझ हम पर डाल देते हैं और हमारी क्षमता को दबाने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से लें तो, जैसे बिल्कुल। सोचिए एक ऐसे माता-पिता के बारे में जो अपने बच्चे पर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ही दबाव डालते हैं, जबकि बच्चे की रुचि शायद कला में हो। हाँ, ये तो बहुत होता है। या फिर एक ऐसा बॉस जो हमेशा अपने कर्मचारियों को डरा कर रखता है। या फिर पूरा का पूरा समाज जो हमें एक ढर्रे पर चलने के लिए मजबूर करता है, जिसे हम भेड़चाल कहते हैं ना वो। स्रोत में इसी भेड़चाल को स्वतंत्रता का जेलर और विकास का दुश्मन कहा गया है। ये बहुत शक्तिशाली है ना? और ये जेलर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। है। जब कोई कुछ नया करने की सोचता है तो अक्सर लोग कहते हैं, अरे ऐसे काम नहीं होता, या सब करते हैं तुम भी वही करो। यही वो जेल है जिसकी बात स्रोत कर रहा है। हम दूसरों की तरह बनने और समाज में फिट होने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देते हैं। समाज हमें एक ढर्रे पर चलने के लिए मजबूर करता है, ये तो सच है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े दुश्मन तो हम खुद ही होते हैं। क्या स्रोत इस अंदरूनी लड़ाई के बारे में भी बात करता है? हाँ, और आपका कहना बिल्कुल सही है। यही हमें दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी बाधा पर लाता है, जो है आत्म उत्पीड़न या सेल्फ ऑपरेशन। ये एक अंदरूनी लड़ाई है। यानी हम खुद ही अपनी तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। ये हमारी अपनी नकारात्मक सोच है, हमारी बुरी आदतें हैं जो हमें रोकती हैं। वो मन में लगातार उठने वाला शक, बेवजह की चिंता और भविष्य का डर,
इस किताब का एक बड़ा आइडिया ये है कि हम अक्सर अपनी खुशी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम ही हैं जो अपने सपनों को टालते रहते हैं, अपनी काबिलियत पर शक करते हैं और खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बाहरी दुनिया हमें जितना रोकती है, उससे कहीं ज्यादा हम खुद को रोकते हैं। इस अंदरूनी लड़ाई को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प रूपक, एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारे अंदर के संघर्ष को एक 3 सिर वाले सांप के रूप में दिखाता है, जिसका नाम है अवज्ञा। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। हाँ, ये इसे समझने में बहुत मदद करता है। इस सांप का पहला सिर है संदेह, यानी डाउट। हाँ, ये हमारे दिमाग में एक धीमी सी फुसफुसाहट है जो हमारी काबिलियत पर, हमारे सपनों पर, हर चीज पर सवाल उठाती है। क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम इसके लायक हो? अगर तुम फेल हो गए तो? ये वो आवाज है। और ये आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है, हर किसी के मन में आती होगी। तो फिर इस जहर का तोड़ क्या है? हर जहर का एक तोड़ होता है। संदेह का तोड़ है विश्वास, मतलब फेथ। हमें अपने आप में और अपनी क्षमताओं में एक अटूट विश्वास पैदा करना होगा। पर ये विश्वास लाएं कहाँ से? लेखक एक प्रैक्टिकल कदम भी सुझाते हैं। वो कहते हैं कि एक कागज पर वो सारे कारण लिखिए कि आपको खुद पर विश्वास क्यों करना चाहिए। अपनी पिछली सफलताएं, अपनी ताकतें, वो सब कुछ जो आपको याद दिलाए कि आप काबिल हैं। अच्छा। हाँ, ये अपने पक्ष में सबूत इकट्ठा करने जैसा है। ये एक अच्छा तरीका है। उस सांप का दूसरा सिर क्या है? दूसरा सिर है विलंब, जिसे हम टालमटोल या टालने की आदत कहते हैं। स्रोत कहता है कि यह संदेह से भी ज्यादा खतरनाक है। यह एक तेज आवाज है जो चिल्लाती है, रुको, इंतजार करो, अभी सही समय नहीं है। हाँ, कल से शुरू करेंगे। बिल्कुल। और हम सब ने ये आवाज सुनी है। अगले महीने देखेंगे, जब हालात बेहतर होंगे तब करेंगे। लेकिन इसका तोड़ सिर्फ एक ही है, कार्य, मतलब एक्शन। इस किताब में जोर इस बात पर है कि किस्मत भी उनका साथ देती है जो काम करते हैं, इंतजार नहीं करते। चाहे हम डरे हुए ही क्यों ना हो, एक छोटा सा ही सही पर एक कदम उठाना हमें टालमटोल के जहर से मुक्त करता है। सही कहा। असल में यहां तक कहा गया है कि हमारी नीयत नहीं, बल्कि हमारा काम ही हमारे चरित्र का असली मापदंड है। हमारा काम ही हमारे चरित्र का मापदंड है। वाह। और तीसरा सिर, जिसे सबसे कपटी बताया गया है, वो है विभाजन, यानी डिवीजन। हाँ, डिवीजन। यह हमें दूसरों से अलग, अकेला और असहिष्णु बनाता है। यह हमारे अहंकार को हवा देता है और हमें ये महसूस कराता है कि हम या तो दूसरों से बेहतर हैं या बदतर, लेकिन कभी उनके बराबर नहीं। हाँ, ये हमें मैं बनाम वो की सोच में डाल देता है। और इसका एकमात्र मारक है प्रेम, यानी लव। और यहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है जुड़ाव, सहानुभूति और ये समझना कि हम सब एक ही इंसानियत का हिस्सा हैं। प्रेम हमें दूसरों से फिर से जोड़ता है, ये गुस्से और फैसले की खाई को भरता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और यही एहसास हमें हिम्मत और ताकत देता है। तो विश्वास, कार्य और प्रेम, ये तीनों मिलकर साहस की तलवार बनाते हैं, जिससे हम अपने इन अंदरूनी राक्षसों को हरा सकते हैं। और अपने राक्षसों को हराने के बाद स्रोत हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, उसे मतलब सक्रिय रूप से डिजाइन करने के लिए 9 घोषणाओं, 9 डिक्लेरेशंस का एक सेट देता है। अब हम सभी 9 पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से 2 मुझे आज के दौर के लिए खास तौर पर जरूरी लगे। पहली है, हम जीवन का सामना पूरी उपस्थिति और शक्ति के साथ करेंगे। ये अभी में जीने के बारे में है, यानी वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। इस किताब का एक मुख्य विचार ये है कि जीवन का असली दुश्मन मौत नहीं, बल्कि जीवन से कटा हुआ महसूस करना है। कटा हुआ महसूस करना। हाँ, हम अक्सर या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, और इस चक्कर में जो पल अभी हमारे सामने है उसे गंवा देते हैं। पूरी तरह से उपस्थित होकर ही हम जीवन की ऊर्जा और उसके आशीर्वाद को सही मायने में महसूस कर सकते हैं। ये बात तो 100% सच है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी दोस्त या परिवार वाले के साथ बैठे होते हैं, पर हमारा ध्यान अपने फोन में होता है। बिल्कुल। या हम कोई खूबसूरत नज़ारा देख रहे होते हैं, पर दिमाग में ऑफिस का तनाव चल रहा होता है। हम होते तो वहां हैं, पर असल में नहीं होते। बिल्कुल। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन के छोटे छोटे जादू को मिस कर देते हैं। एक अच्छी बातचीत, एक खूबसूरत सूर्यास्त, खाने का स्वाद, पूरी तरह से मौजूद रहने का मतलब है अपनी सभी इंद्रियों को जगाना और उस पल को जीना जो आपके पास है, क्योंकि वही एकमात्र सच्चाई है। सही कहा। और दूसरी घोषणा जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगी, वो है, हम अपने एजेंडे को पुनः प्राप्त करेंगे। ये आज के दुनिया के लिए, जहां हर तरफ से हमारा ध्यान खींचने की कोशिश होती है, बहुत जरूरी है। हाँ, ये जानबूझकर इरादे के साथ जीने के बारे में है।
लेखक बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपना दिन दूसरों की मांगों और प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया करते हुए बिताते हैं। हमारा इनबॉक्स, हमारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, हमारे फोन कॉल्स, ये सब दूसरों के एजेंडे हैं जो हमारे समय पर कब्जा कर लेते हैं। ये बात तो मेरे साथ रोज होती है। मेरा दिन तो शुरू ही दूसरों के एजेंडे से होता है। सुबह उठते ही फोन पर नोटिफिकेशंस और ईमेल्स की बाढ़ आ जाती है। अपना जरूरी काम शुरू करने से पहले 1 घंटा दूसरों के सवालों का जवाब देने में निकल जाता है। तो अपने एजेंडे को वापस पाने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बने, न कि एक पैसेंजर जो बस दूसरों के बताए रास्ते पर चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि हम सचेत रूप से अपने दिन की योजना अपने सपनों और जरूरी कामों के आसपास बनाएं, न कि सिर्फ दूसरों की मांगों का जवाब देते रहें। इसका मतलब है उन चीजों को नहीं कहने की हिम्मत जुटाना जो हमारे लिए मायने नहीं रखती, ताकि हम उन चीजों के लिए हाँ कह सकें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये अपने समय और अपनी ऊर्जा का मालिक बनने के बारे में है। तो कुल मिलाकर आज हमने जिस सामग्री पे बात की वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बहुत शक्तिशाली आह्वान है। ये हमें चूहे की तरह डर कर जीने से रोककर शेर की तरह हिम्मत से दहाड़ने की चुनौती देती है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की राह में सबसे बड़ी चट्टानें अक्सर हमारे अंदर ही होती हैं। हमारा डर, हमारा शक और हमारी टालम-टोल की आदत। लेकिन विश्वास, कार्य और प्रेम जैसे औजारों से हम इन अंदरूनी राक्षसों पर जीत हासिल कर सकते हैं। और आखिर में ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं बल्कि करने के बारे में है। ये उन 9 घोषणाओं के जरिए एक इरादे वाली जिंदगी जीने के बारे में है। हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, अपने समय का मालिक बनना और हर दिन को एक मकसद के साथ जीना। यह एक विचार है जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। स्रोत का तर्क है कि कार्य ही चरित्र का मापदंड है। अगर ये बात सच है तो किसी के आज के कामों ने उनके बारे में क्या कहानी बताई? क्या ये वही कहानी है जिसे वो दुनिया को सुनाना चाहते थे? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।